हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रोहन्स नॉलेज ग्रीड पे। इस चैनल के माध्यम से पिछले लेक्चर में हम लोग क्लास 10th में जो इस बार क्वेश्चन आया हुआ है आपका, जो कि 17 फरवरी 2026 में आपका जो पेपर हुआ था मैथमेटिक्स का, उसके कुछ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन किए थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि बाकी जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं जो कि हम लोग सॉल्यूशन अभी तक नहीं किए हैं, उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। और जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि ये जो आपका है अभी जो हम लोग पेपर कर रहे हैं, ये आपका बेसिक मैथमेटिक्स का है, जो कि सीबीएसई के थ्रू पूछा गया था 17 फरवरी को। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को हम स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का भी सॉल्यूशन दे देंगे। इसके बाद जो बिहार बोर्ड का पेपर हो गया है, आप लोगों का जो एग्जाम था, आई थिंक हमको लगता है 18 फरवरी को था, उसका भी पेपर का रिजल्ट आप लोग को, मतलब कि पेपर का सॉल्यूशन आप लोग को इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करवा देंगे। अच्छे से बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन कवर करते चलेंगे। ठीक है। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को हम लोग अभी कवर करते हैं। जो भी बच्चे अभी तक अ, उस पुराने वाले लेक्चर को नहीं कवर किए हैं, मेरे चैनल पे जाइए, जा करके उस वीडियो को भी क्या कर लीजिए, वॉच कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए, समझिए आपके क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कितना गलत, या कुछ कहीं एरर तो नहीं हो गया, ये सबको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। हम क्या करते हैं अभी, आगे हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि हम लोग का बच गया था। तो देखिए, इसमें हम लोग कर रहे थे क्या, सॉल्यूशन कर रहे थे मैथमेटिक्स का, जो कि 17 फरवरी 2026 में पूछा गया था। ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है। बेसिक अभी हम लोग कर रहे हैं, बेसिक कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड भी करेंगे, और फिर बिहार बोर्ड वाला जो भी क्वेश्चन है उसको भी कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में 17 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 18 और 19-20 कर लेंगे, तो मेरा एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आज की क्लास में कवर कर लेंगे। तो देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा था कि while calculating mean of a grouped frequency distribution, ठीक है, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए, स्टेप डेविएशन मेथड से आप लोग मीन निकालते होंगे, बस उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन था। आपको वैल्यू भी दे दिया है कि x 62, a 47.5 और h है आपका 5। तो आपको बताना है कि u क्या होगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दे दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू रख करके इसको सॉल्व कर देना था, और इसमें कुछ करना नहीं था। तो देखिए, u बराबर x माइनस ए अपॉन में h है। देखिए, x का वैल्यू कितना है 62, माइनस ए का वैल्यू क्या है 47.5, और h का वैल्यू कितना है 5। जब इसमें से इसको घटाइएगा आप, तो कितना बचेगा 14.5। ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बच जाएगा 2, और यहाँ पे हो गया 0.9। 2.9 क्या है आपका आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, इस बार जो सीबीएसई के में जो क्वेश्चन बना है, वो कुछ इजी भी बना है, कुछ टफ भी बना है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा इजी है और पूरा का पूरा टफ है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है, जो कि थोड़ा सा मुश्किल था एग्जामिनेशन प्रेशर में करना, कुछ ही क्वेश्चन, बाकी लगभग सब डूएबल क्वेश्चन है। तो इसको आप देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग का बच गया क्या, 19 और 20, जो कि असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो हम लोग असर्शन रीजन का क्वेश्चन अभी कवर करेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए, 19 और 20 क्वेश्चन में जो था आपका, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 में असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एकदम 100% कंपलसरी था कि वो पूछा ही जाता। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को ऑप्शन समझना होता है। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन था क्या, कि
ए ऑप्शन है कि बोथ असर्शन ए, यहाँ पे देखिए असर्शन ए है, यहाँ पे हम असर्शन ए ना लिख करके सिर्फ ए लिख दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। ठीक है, मतलब कि असर्शन ए में जो स्टेटमेंट लिखा गया है और रीजन आर में जो स्टेटमेंट लिखा गया है, दोनों का दोनों क्या है, करेक्ट है। और आगे जो इसका लिखा गया है ना कि बट आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन ए का, मतलब कि जो रीजन आर है ना, रीजन आर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का देगा और इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं देगा। बस इतना ही फर्क है इसमें और इसमें। यहाँ पे जो लिखा हुआ क्या था कि बट रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, और इसमें क्या लिखा हुआ कि बट रीजन आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, मतलब इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा और इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं देगा। ठीक है, तो ये था इसके आगे का लाइन और ये इसके आगे का लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में बोल रहा है कि असर्शन ए इज ट्रू, यानी कि जो आपका स्टेटमेंट लिखा गया असर्शन ए में वो ट्रू होगा और रीजन आर, बट रीजन आर इज फॉल्स, लेकिन रीजन आर जो होगा वो आपका फॉल्स होगा। और ऑप्शन डी में है कि असर्शन ए इज फॉल्स, मतलब इसका अपोजिट, कि यहाँ पे ए ट्रू था तो यहाँ पे ए फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आर फॉल्स था तो यहाँ पे आर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी समझते हुए चलना है। अब देखिए हम लोग से 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि 4 टू द पावर n, यानी कि असर्शन है इसमें कि 4 टू द पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0, मतलब ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 4 का पावर n हो तो क्या उसका डिजिट जो है वो 0 हो सकता है। ठीक है, उसका डिजिट 0 हो सकता है। तो देखिए अगर आप पहले 4 का पावर 1 ले लीजिए, फिर 4 का पावर 2 ले लीजिए, फिर 4 का पावर 3 ले लीजिए, फिर 4 का पावर 4 ले लीजिए। जैसे 4 का पावर 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 4 का पावर 2 लेंगे तो 16, 4 का पावर 3 लेंगे तो 64। ठीक है, अब 4 का पावर 4 ले लेंगे तो इसमें 4 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 64 इंटू 4 256। ठीक है, अब देखिए पहले 4 आया, फिर 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, आगे फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, मतलब इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या आते रहेगा, 4 के साइकिल में चलेगा। 4 6 4 6, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, 0 नहीं आएगा। और ये सही तो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 4 टू द पावर n कैन नॉट, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, नॉट, कि क्या 4 टू द पावर n का डिजिट कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो हाँ बिल्कुल सही बात लिखा गया है, तो आपका असर्शन क्या है, सही है। ठीक है, असर्शन सही है, तो देखिए आपका एक ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, असर्शन ए इज फॉल्स, तो यहाँ पे जब इस सही हो गया ना तो आप तो कभी इस ऑप्शन को टिक कर ही नहीं सकते हैं, यानी डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब वो सही नहीं हुआ, यहाँ से आप एक क्वेश्चन को, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिए। जैसे कि देखिए जब एमसीक्यू आता है ना तो हम लोग कोशिश करते हैं ना कि एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को बनाया जाए। ठीक है, जब आप एलिमिनेट करके बनाने का आदत डालोगे ना तो आपसे वो भी क्वेश्चन बन जाएगा जिसका आपको आंसर परफेक्ट नहीं पता है, 100% जो आप श्योर नहीं हो ना, तो आप एलिमिनेट करके भी बना दोगे। तो एलिमिनेशन भी सीखना है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो 4 टू द पावर n कैन नॉट इंड विथ द डिजिट 0, ये आप क्या है, असर्शन सही है। चलिए पहला तो सही हो गया। अगला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज यूनिक, बिल्कुल इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 इंटू टू आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू टू, 4 हो गया ना, 5 6, देखिए सबका अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है, दोनों सही है। ठीक है,
तो आपका असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही है, तो आपका ये दोनों सी और डी तो कभी होगा नहीं। ठीक है, सी डी एलिमिनेट, बचा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और इसमें भी लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब कि दोनों ऑप्शन में है कि दोनों का दोनों ट्रू है, और यहाँ पे दोनों का दोनों ट्रू है। अब देखिए कि क्या रीजन जो है, रीजन आर, क्या सही एक्सप्लेनेशन असर्शन ए का दे रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 4 टू द पावर n से इंफॉर्मेशन दिया गया है, और इसी को भी क्या कर रहा है, और वेरीफाई तो कर रहा है 4 टू द पावर n, इसके लास्ट में जीरो नहीं होगा। तो यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, आपका क्या है, आंसर है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 19 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, आंसर है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आया था 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी भी जो है वो असर्शन और रीजन से ही रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी से है। ठीक है, कुछ प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो ऑप्शन तो हम लोग समझिएगा, ऑप्शन को उसी तरीके से अप्लाई करना है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए 20 में असर्शन ए जो है वो बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी 1/0.9। कह रहा है कि किसी भी इवेंट का अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालिएगा तो क्या 1/0.9 हो सकता है। तो देखिए हम लोग प्रोबेबिलिटी का रेंज जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ना हमेशा किसके किसके बीच में रहता है, मतलब कि मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है, और हमेशा प्रोबेबिलिटी किसके बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में। हम लोग यही जानते हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, और 1 से छोटा और 1 के बराबर हो सकता है, प्रोबेबिलिटी यही होता है। ठीक है, तो कभी भी प्रोबेबिलिटी आपका 0 से छोटा नहीं हो सकता और 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, और 0 1 के बीच में रह सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं ये जो लिखा गया है आपका 1/0.9, तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो ये आपका हो गया 10/9। तो जब 10/9 है तो ये क्या हो गया, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आपका असर्शन ए क्या है, सही लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए कैन नॉट, नहीं हो सकता है और नहीं होता भी है। ठीक है, तो आपका असर्शन ए क्या है, सही है। ठीक है, और रीजन को देखिए, रीजन आर में भी यही बता रहा है कि किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी के का रेंज जो है, रेंज वो 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, 0 1 के बीच में है और 0 1 के बराबर है, यानी कि आपका रीजन आर भी सही है। ठीक है, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी से ही रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड बात बताया है, और इसमें भी प्रोबेबिलिटी से ही बताया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपका क्या है, प्रोबेबिलिटी का रेंज ही तो बता रहा है, रेंज से ही तो क्वेश्चन है, और यहाँ पे भी रेंज ही बता रहा है। यानी कि आपका बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। आपका 20 का भी आंसर क्या था, ए ही है। ठीक है, तो ये है आपका क्या, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को पूछा गया था आपके एग्जाम में। इसको इसी तरीके से क्या करना था, बनाना था। तो इसको टफ के कैटेगरी में तो नहीं डाल सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट भी इतना ज्यादा तो डिफिकल्ट था नहीं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने कॉपी में अच्छे से। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ अभी बढ़ेंगे, जो हम लोग को एग्जामिनेशन में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लें।
अब देखिए, हम लोग अभी तक 20 क्वेश्चन कर लिए। हम लोग का जो एमसीक्यू था उसको अच्छे से हम लोग धीरे धीरे ही कवर कर रहे हैं। अब देखिए, आप लोगों से जो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था उन सबको हम सारे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। और वाले क्वेश्चन जैसे कि देखिए, ये आपका 2 पोलिनोमियल से क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें ना ये और करके आया था। ठीक है, ये और करके आया था। इसको क्वेश्चन नंबर 23 नहीं बोलेंगे, ये आपका क्या था, 22 का ए क्वेश्चन है, 22A है और ये 22B है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन था। तो हम लोग और वाला क्वेश्चन भी सारा क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला है कि साइन, क्वेश्चन नंबर 21 का जो सॉल्यूशन हम लोग ये करेंगे इस टाइप से करेंगे कि देखिए, सबसे पहले क्या गिवन है, गिवन है कि साइन 2A, साइन 2A इज इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो यहां से साइन 2A इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं कि साइन में √3/2 साइन 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो 2A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, देखिए, यहां से 60 को 2 से 30 बार में डिवाइड कर देंगे तो यहां से मेरा A कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। A आपका आ गया 30 डिग्री। अच्छा, दूसरा में क्या दिया गया है, एंड 2tan B + 1 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। 2tan B + 1 इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, B निकालना है, तभी तो हम A + B निकाल पाएंगे। तो देखिए, यहां से इस 1 को उधर भेज देंगे तो 2tan B इक्वल टू 3 - 1, 2tan B इक्वल टू 3 - 1 2। अब यहाँ देखिए, 2 से 2 कैंसिल एक बार में, तो यहाँ पे tan B इक्वल टू कितना आ गया, 1। और हम लोग जानते हैं कि 1 tan में कितना का वैल्यू होता है, 45 डिग्री का। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो B इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 45। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर A + B इक्वल टू, देखिए A का वैल्यू है कितना, 30 और B का वैल्यू है 45। जब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 75। ठीक है, ये है आपका 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो इसी टाइप से हम लोग को क्या करना था, बनाना था। तो इसको तो आप टफ के कैटेगरी में नहीं डालोगे। ठीक है, देखिए, एग्जामिनेशन जब होता है ना तो आपको कुछ क्वेश्चन जो है टफ दिया जाता है। मान के चलिए आपको 80% क्वेश्चन ठीक ठाक मिलेगा। ठीक है, डुएबल रहता है वो सब क्वेश्चन, आप आसानी से कर सकते हो, 80 to 85 या 90% भी बोल सकते हो। 5 से 10% क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा करना डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टफ होता है, कैलकुलेटिव आ जाए, लेंदी आ जाए, ऑप्शन आपका नहीं मिले। जैसे कि अभी आप क्वेश्चन नंबर 1 जो हम लोग किए थे प्रोबेबिलिटी का, जिसमें कि और वाला कंसेप्ट था, जिसमें पूछा गया कि एक इक्का और एक 10 होने का क्या प्रोबेबिलिटी। तो और वाला कंसेप्ट आई थिंक क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, जो और करके आपसे पूछ दिया एग्जामिनेशन में। ठीक है, इसमें एक और क्वेश्चन आया है जो कि सर्कल के इक्वेशन से रिलेटेड करता है। तो सर्कल का इक्वेशन भी आपको आई थिंक सीबीएसई में नहीं है सिलेबस में, वो भी क्वेश्चन आ गया है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि क्लास 10th के सिलेबस में नहीं था। ठीक है, लेकिन उसका यूज वहां पे आ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा टफ तो आया है, लेकिन सारे क्वेश्चन नहीं, आप आसानी से 80 मार्क्स का आपका एग्जाम था ना, 80 नंबर का क्वेश्चन, 80 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ,
तो मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 था, इसमें आप आसानी से 70 प्लस तो ला ही सकते थे। 70 प्लस लाने लायक क्वेश्चन था। अगर आप सही क्वेश्चन का, अगर उस दोनों क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो बाकी सब क्वेश्चन ठीक ठाक था, आप आराम से कर सकते थे। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी बनाया गया है कि जिसमें आपको ऑप्शन अच्छा दिया गया, कुछ में क्वेश्चन का लैंग्वेज अच्छा दिया गया। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा ही बनता ही है, क्वेश्चन को टफ नहीं बनाया जाता, उसके लैंग्वेज को थोड़ा सा बदल दिया जाता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो। ठीक है, कुछ ऐसा ऑप्शन सेट किया जा दे ऑप्शन ऐसा सेट कर दिया जाता है कि आपको देखने का टाइम लगेगा कि दोनों ऑप्शन तो एक ही जैसा है, लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का क्या रहता है, फर्क रहता है। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग टफ मान लेते हैं, तो ये सब थोड़ा सा एग्जामिनेशन प्रेशर में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा बोलते हैं हम लोग कि क्या है, कैलकुलेटिव है, लेंदी है, टफ है, लेकिन इतना भी टफ नहीं होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 21 ऐसे ही बनाते हैं हम लोग और अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं, जो कि आंसर आपका कितना था, 75। ठीक है, हम लोग अब 22 का ए करेंगे। इसको आप लोग वीडियो रोकिए और रोकने के बाद इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे क्या गिवन है सो देखिए। अब देखिए 22 के ए में बोला गया है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू -9x² -6x प्लस 1, तो आपको बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपको ये बताना है। ठीक है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग ढेर सारा ये ही होंगे, तो ये भी टफ नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन था, करने वाला क्वेश्चन था, छोड़ने वाला नहीं था। ठीक है, तो अगर आप इसको नहीं कर पाते, इसमें देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक ठाक पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है कि जिसका जीरो क्या है, जिसका जो जीरो आएगा वो आर ट्वाइस द जीरो, मतलब कि उसको ना डबल कर दीजिए, ट्वाइस द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, यानी कि इस पोलिनोमियल का जो जीरो आएगा ना उसका डबल करके आपको एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फॉर्म करना है। तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन क्या था, इसका लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा है कि देखिए यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, तो थोड़ा सा आपको ना आराम से पढ़ना पड़ता है, इस क्वेश्चन को धीरे धीरे समझना पड़ता। लेकिन ये क्वेश्चन आप बहुत बार बना चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, तो आपको तुरंत क्लिक कर गया होगा कि इसको हम किस टाइप से अटेम्प्ट करें। तो एग्जाम में वही क्वेश्चन को ना सबसे पहले अटेम्प्ट करना होता है, जिस क्वेश्चन को आप ना घर पे, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, चाहे आप जहां भी जिस भी सेक्टर में पढ़ रहे हैं, मतलब जिनके से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पे आप ज्यादा बनाए हो क्वेश्चन, उसी को सबसे पहले उठा करके सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को आप लोग बहुत पहले बहुत बार बना चुके हैं, इसलिए हम लोग को इसको छोड़ के इसको पकड़ लेना था। ठीक है, तो इसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पोलिनोमियल px क्या है, गिवन है px इज इक्वल टू -9x² -6x प्लस 1। ठीक है, आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका a कितना होगा, -9, b कितना होगा, -6, एंड c कितना होगा, 1। ठीक है, आपको पता है ना ए बी सी क्या है, ए बी सी क्या है, कोफिशियंट है। a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है, बी जो है वो एक्स का कोफिशियंट है, और सी आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। आप लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर b कितना है, माइनस, देखिए फॉर्मूला का माइनस है और ये b का पहले से माइनस है, तो इस दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और आपका a कितना है, -9।
तो देखिए ऊपर क्या हो गया +6 और नीचे क्या हो गया -9, तो माइनस वाला भी ऊपर चला जाएगा, यानी फाइनली ये माइनस में ही रहेगा। ये कितना बार में कट गया, ऊपर 2 और नीचे 3, यानी कि आपका अल्फा प्लस बीटा जो आया है -2/3 आया है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा, हम लोग पढ़े हैं C/A होता है। तो देखिए फॉर्मूला में यहाँ पे क्या है C 1 और A कितना है -9, यानी कि फाइनली जो है अल्फा इंटू बीटा क्या है -1/9। लेकिन हमको ये नहीं निकालने के लिए बोला है, हमको निकालने के लिए बोला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जब तक हम लोग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा नहीं निकालते, जब तक हम लोग सम ऑफ पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो नहीं निकालेंगे, तब तक थोड़ा सा इसको निकालना बड़ा टास्क हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़े हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अगर हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे चला गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको उठा के इधर ले आइए, क्योंकि हमको यही ना चाहिए, हमको ये वाला चाहिए। तो इक्वल की एक तरफ इतना रखते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। यानी कि देखिए अगर इसको हम ऐसे लिखें कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा आया -2/3, -2/3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना आया, अल्फा इंटू बीटा आया -1/9, तो यहाँ पे -1/9 रख देंगे। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कितना 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2 और नीचे कितना 9। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, नीचे 9 है तो 9 दे दीजिए, और ये है आपका 4 + 6, यानी कि 4 + 2, 4 + 2 ये हो गया 6 और नीचे हो गया 9। 3 से गया ये 2 बार में, 3 से गया ये 3 बार में, यानी कि आपका कितना आ गया आंसर 2/3। यानी कि मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो वैल्यू है वो आ गया कितना 2/3। यही है आपका आंसर। तो इसको इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। आपसे कुछ भी पूछ सकता था, यहाँ पे आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, आपसे ये भी पूछ सकता था कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बताइए, या 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताइए। ठीक है, लेकिन आपसे थोड़ा सा इजी ही क्वेश्चन ये भी पूछा है, ठीक ठाक पूछा है, ज्यादा टफ नहीं पूछा है। ठीक है, तो ये आपका क्या था 22 के ए का सॉल्यूशन है। इसको आप लोग अभी अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, और जिन लोग को भी कहीं पे थोड़ा सा डाउट हो ना, वो आप लोग कमेंट कीजिए कि यहाँ पे सर समझ में नहीं आया, चाहे इस क्वेश्चन को आप फिर से बता दीजिए, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोग समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो रोकिए, इसको नोट कर लीजिए, चाहे हम हट जाते हैं वीडियो पर से, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका आंसर सॉल्यूशन देखते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी का सॉल्यूशन, इसको हम लोग रफ कर लेते हैं। देखिए आपसे और करके क्वेश्चन आया था 22B में कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वुज, जिसका जीरो, मतलब कि हमको फॉर्म करना है एक ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कि जिसका जीरो जो है ना वो डबल होना चाहिए, किसका, द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल
px इज इक्वल टू दिस, मतलब कि इसका जो भी जीरो निकलेगा उसका डबल करके हमको क्या करना है, एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्रिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको गिवन में क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। अब इसका जो भी जीरो होगा, कोई दो जीरो होगा, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। ठीक है, और हमको क्वेश्चन में बोला है नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या है, अभी हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ऐसे यहाँ लिख देते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये होता है आपका फॉर्मूला। तो नया फॉर्मूला आपको, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, तो नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। ठीक है, तभी आप क्या कीजिएगा, नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बना पाइएगा। तो ये मिलेगा कहाँ से, ये मिलेगा इस क्वेश्चन से, यहाँ से। तो देखिए अगर हम इसका सम, सबसे पहले ए बी सी निकालें, इसके पास ए कितना है एक, बी कितना है -3 और सी कितना है -5। ठीक है, अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो माइनस और -3 अपॉन में 1, तो +3 क्या आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालने जाएंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो सी कितना है -5 और ए कितना है 1, तो आपका -5 क्या आ गया अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, लेकिन आपसे क्या बोला, अगर मान लीजिए इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो जीरो है वो है अल्फा बीटा, तो आपसे अल्फा बीटा थोड़े पूछा, आपसे बोला डबल करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाइए। तो जब हम नया न्यू बनाने जाएंगे, न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए न्यू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 अल्फा और 2 बीटा लेना है, क्योंकि डबल करना है ना। और नया पोलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास अल्फा बीटा चाहिए, तो इसको हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। सबसे पहले सम कीजिए, सम ऑफ जीरो, तो इसका पहला वाला जीरो है 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। तो देखिए 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आया है +3, तो यहाँ पे +3 रख देंगे, तब कितना हो गया आपका 6। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है अल्फा, 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा इंटू 2 बीटा, तो यहाँ से देखिए दो, यहाँ से दो, दो गुना 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना अल्फा बीटा कितना है -5, तो -5 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 पचे 20, लेकिन किस में, माइनस में। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 6, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया -20, मतलब कि 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 6 और 2 अल्फा इंटू 2 बीटा -20, बस इसमें रख देंगे मेरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स कितना है इसका, देखिए कितना है 6 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया 20 माइनस में, तो फाइनली आ गया एक्स स्क्वायर -6x प्लस माइनस -20। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्या है इस जीरो के डबल जीरो से बनाया गया है। तो ये है आपका क्या, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता था, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता था। हालांकि ये भी क्वेश्चन टफ नहीं था, लेकिन एग्जामिनेशन प्रेशर में थोड़ा सा इसको समझना क्या था, डिफिकल्ट टास्क हो सकता था। इसीलिए हमको ये भी पकड़ना था कि किस क्वेश्चन को हम
सॉल्व करें और किस क्वेश्चन को छोड़ दें, ठीक है, और करके जो क्वेश्चन आता है उसमें, ठीक है ना। तो इसको आप लोग वीडियो रोकिए, रोक करके इसको नोट कीजिए। अभी हम लोग फिर क्या करेंगे, 23 नंबर क्वेश्चन को कर रहे हैं, जो कि आपके ट्रायंगल से रिलेटेड था क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम रफ कर रहे हैं, आप लोग वीडियो रोक करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए 20 नंबर 3 क्वेश्चन जो था आपका ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए क्या पूछा गया था कि इन द गिवन फिगर, मतलब जो फिगर आपको दिया गया है उसमें क्यू आर पैरेलल है सीबी के, क्यू आर पैरेलल है सीबी के, मतलब ये लेंथ छोटा वाला और ये बड़ा वाला लेंथ दोनों पैरेलल है। एंड आरपी पैरेलल एसी, आरपी पैरेलल एसी, ठीक है। इफ बी आर 10 क्यू ए 12, बीपी बीपी आपका किधर है, बीपी ये है, देखिए ऐसे लिख देते हैं हम लोग कि बी आर जो है ये आपका 10 है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू ए क्या है, क्यू ए ये है आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। बीपी बीपी आपका 12 सेंटीमीटर है। अच्छा बीपी 12 सेंटीमीटर ही था, एक मिनट, क्यू ए 12 बीपी 12, हाँ ठीक है। बीपी भी 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड पीसी 18, पीसी किधर है, पीसी देखिए ये वाला है, पीसी 18 सेंटीमीटर, ठीक है। ये चीज आपको दिया हुआ है, आपसे पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ ए आर आपको बताना है, ठीक है। एंड क्यू सी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में गिवन क्या है कि क्यू आर जो है, क्यू आर पैरेलल है क्या, सीबी के, ठीक है। तो बीपीटी थ्योरम फ्रॉम बीपीटी थ्योरम क्या बताता है, देखिए ये इसके पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि आपका ए से आर का रेशियो फिगर में देखेंगे, ए से आर अपॉन में आर से बी इक्वल टू ए से क्यू अपॉन में क्यू से सी, ठीक है। इसका रेशियो बराबर हो जाएगा बीपीटी थ्योरम से। वैल्यू रख दीजिए, ए आर नहीं पता है, क्यू आर सॉरी आरबी जानते हैं 10 है, ठीक है। ए क्यू 12 है, अच्छा क्यू सी कुछ नहीं है, ठीक है, ये बात। अब यहां से हम क्या करते हैं, ए आर गुना क्यू सी इक्वल टू 12 इंटू 10, ठीक है। अभी इसको यही रहने देते हैं, क्योंकि मेरे पास क्या आ गया, दो वेरिएबल आ गया ना, तो अभी हम दूसरा वाला में चलते हैं। और दूसरा फेज में क्या दिया हुआ है, दूसरा में दिया गया है कि आरपी पैरेलल है एसी के, आरपी जो है वो पैरेलल है किसके, एसी के। देखिए आरपी ये है, आरपी ये वाला और ये वाला इक्वल है, तो यानी इस साइड से इस साइड का रेशियो और इस साइड से इस साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, यानी कि बीपी से सॉरी बी आर से आर ए का रेशियो इक्वल टू बीपी से, हाँ बीपी से पीसी का रेशियो, बीपी से पीसी का रेशियो इक्वल हो जाएगा। बस वैल्यू रख दीजिए, बी आर का वैल्यू है 10, ठीक है। आर ए का वैल्यू अभी नहीं जानते हैं, बीपी का वैल्यू है 12 और पीसी का वैल्यू है 18। यहां से तो हम आसानी से आर ए निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां से इसको ना इक्वेशन 1 मान लेंगे, यहां से 6 से ये 2 बार में गया, 6 से ये 3 बार में गया, ठीक है। और जब कोई भी क्या हो, फ्रैक्शन हो और दोनों के बीच में इक्वल हो तो सामने सामने डिवाइड होता है। हालांकि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ सामने सामने क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 10 2 से कितना बार में गया, 5 बार में,
अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर ए बराबर क्या हो जाएगा 3 × 5, तो देयर फोर आर ए बराबर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आर ए तो आपका आ गया, अब तो आंसर तक नहीं पहुंचे हैं। एक मेरा आर ए निकल गया, आर ए भी निकालने के लिए बोला था, आर ए निकल गया। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 माने है ना, तो यहाँ लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है ए आर इंटू क्यू सी इक्वल टू 12 × 10। ठीक है, ए आर कितना है, वही आर ए या ए आर एक ही चीज है, 15 इंटू क्यू सी। अब 12 दहा कितना होता है 120, तो यहाँ से क्यू सी निकालेंगे तो ये 15 से कट जाएगा, ये 8 बार में 15 × 8 = 120, तो क्यू सी बराबर कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि देखिए आपका आर ए कितना आया 15 और क्यूसी कितना आ गया 8। और आपसे आर ए और क्यूसी ही तो निकालने के लिए बोला था, आर ए यानी ए आर और क्यूसी निकालने के लिए बोला था, तो ए आर आपका आया कितना 15 और क्यूसी आपका आया कितना 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि ट्रायंगल से रिलेटेड था। इसमें बीपीटी थ्योरम का यूज किया गया है। ठीक है, बीपीटी जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम बोलते हैं ना, इसमें थेल्स थ्योरम का कंसेप्ट को लगा करके इसको हम लोग क्या कर सकते थे, इजी से सॉल्व कर सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, ये भी आपका ठीक ठाक क्वेश्चन है, आराम से करने लायक था। ठीक है, तो इसको आप लोग कवर कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में है, ये आपका सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन था, सेमी सर्कल से। इसमें पूछा गया है कि a -2, 3 and b 4, 1 are end points of diameter of a semicircle। देखिए एक सॉल्यूशन इसका जब हम लोग लेंगे, देखिए फिगर में क्या है कि एक है आपका सेमी सर्कल, ठीक है, ए बी इसका क्या है डायमीटर है, जिसमें ए का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है क्या -2, 3 और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है 4, 1 और ये है इसका सेंटर। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि द सेमी सर्कल इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट पॉइंट पी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी। देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, टिपिकल है। यहाँ सबसे पहले देखिए हम लोग इसका ओ निकालेंगे, ठीक है, सेंटर, तो ये है डायमीटर, ये और ये दोनों लेंथ क्या होता है इक्वल, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि सिंस सिंस ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, ओ क्या है ए बी का मिड पॉइंट है, तो देयर फोर मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ओ का अगर हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं एक्स वाई, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x1 + x2/2 और ये हो जाएगा y1 + y2/2। तो देखिए x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 4/2, y1 कितना है 3 + 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2/2 और ये 4/2, 2 से 2 गया 1 बार में, 2 से 4 गया 2 बार में, यानी कि आपका O जो है OXY वो आपका कितना आ जाएगा, एक आएगा 1 और एक आएगा
2, ठीक है, यानी कि O जो है आपका 1,2 आ गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, आपको रेडियस निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप रेडियस नहीं निकालिएगा, आप सेमी सर्कल जो है वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे सर्कल का इक्वेशन का कंसेप्ट लगेगा। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, क्या कि डिस्टेंस ऑफ ओ ए निकाल लीजिए, डायरेक्ट रेडियस निकाल लीजिए, और नहीं तो फिर क्या कीजिए, आप इसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग ए बी ही निकाल लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 कितना है, 4 माइनस 2, तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर कितना, 36 प्लस होगा। अब यहाँ पे -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, ये कितना हो गया, रूट अंडर 40। अभी इसको यही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये सेमी सर्कल जो है ना वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर, एक मिनट, x माइनस एच वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यही आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है। अब देखिए, ये h क्या है, k क्या है, r क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे बना रहे हैं, ये है आपका सर्कल, ठीक है, और ये है आपका डायमीटर, ये है इसका रेडियस। तो यहाँ पे होता है h माइनस के, ठीक है, और ये है आपका रेडियस r, ठीक है। तो ये आपका ही हो जाता है क्या, h माइनस x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका क्या, इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे। देखिए x क्या दिए, क्या है, जो आपका सर्कल है वो y एक्सिस पे लाई कर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x क्या होता है, p lies on the y एक्सिस, तो इसीलिए x क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और h कितना है, देखिए यही ना h है, h h 1 है प्लस y निकालना पड़ेगा, k कितना है, 2। अब देखिए, ये आपका क्या आया था, d आया था, यहाँ से r निकाल लेंगे। तो r निकालेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ना 4√10/2। तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, और ये आ गया √10, 2 से 2 कैंसल, तो आपका क्या आ गया, ये √10।
तो r कितना है √10, तो √10 का स्क्वायर कर देंगे, ये स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया +1, ये हो गया आपका y-2 का स्क्वायर बराबर ये हो गया 10। इसको उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा y-2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसे स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं y-2 इज इक्वल टू √9, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो देखिए y का वैल्यू एक बार +3 लेंगे, +-3 और इसके साथ क्या हो जाएगा 2 जुड़ जाएगा, यानी y का 2 वैल्यू आएगा, y इज इक्वल टू एक बार +3 एक बार +2, और y का वैल्यू एक बार -3 और एक बार +2, यानी कि y का वैल्यू एक बार 5 आएगा प्लस में, और एक बार y का वैल्यू आएगा -1, यानी कि p का जो वैल्यू हो जाएगा, p का जो वैल्यू हो जाएगा, एक बार x एक्सिस 0 लेंगे तो y 5 होगा, एंड एक बार x एक्सिस 0 लेंगे तो एक बार y -1 होगा। यही है आपका आंसर सर्कल का। तो इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा क्या था, इक्वेशन ऑफ द क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है ये आपका एक नया चीज इसमें आ गया, क्योंकि इसके बिना इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा बनाना टफ हो जाता। ठीक है, बाकी सब तो आप जानते ही हैं कि मिड पॉइंट है, ये डिस्टेंस फार्मूला है, बस इक्वेशन ऑफ सर्कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो रोक करके अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं क्या 25A की तरफ। ठीक है, देखिए 25 में भी 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक ये और एक और करके। तो देखिए 25 के ए में पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर, मतलब इस फिगर में AP, AQ एंड BC आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, देखिए A से P तक टेंजेंट है, A से Q तक टेंजेंट है, और B से C तक टेंजेंट है, यानी कि 3 टेंजेंट दिया हुआ है। इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AB है 6, ठीक है, AC है 7, BC है 5, तो देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ AP, A से P तक का लेंथ पूछा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ पहले लिख लेंगे। गिवन में है AB 6, ठीक है, BC AC है आपका 7, एंड BC है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर खींचे गए टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए ए पॉइंट से इस पे 2 टेंजेंट डाला गया है, एक AP और एक AQ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि A से P और A से Q बराबर है। ठीक है, A से P और A से Q बराबर है। उसी टाइप से देखिए ये भी तो दोनों टेंजेंट है छोटा छोटा, तो PB और BR ये भी टेंजेंट बराबर है। ठीक है, अच्छा, फिर है आपका क्या RC और CQ ये भी बराबर है। ठीक है, टेंजेंट है तब। तो आपसे पूछा है क्या है कि आप बताइए AP का लेंथ,
एपी का लेंथ, ये बड़ा वाला लेंथ बताइए ए से पी तक। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को एपी से ए क्यू इक्वल है, ठीक है। अच्छा, एपी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस पी बी, ए बी प्लस पी बी, और ए क्यू को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी क्यू। ए बी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 लिख दिए। पी बी, पी बी को हम लोग बी आर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए सी, ए सी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 7। सी क्यू, सी क्यू को हम लोग लिख सकते हैं, सी क्यू को लिख सकते हैं आर सी तो आर सी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, बी आर है, तो बी आर को तो बी आर रहने दीजिए, ठीक है। इस 6 को उधर भेज देंगे, बी आर को बी आर रहने देंगे। क्या इस आर सी को लिख सकते हैं बी सी माइनस बी आर, आर सी को लिख सकते हैं बी सी, पूरा बी सी में से इस बी आर को घटा देंगे तो ये आर सी ही ना बचेगा। तो इस आर सी को क्या लिखेंगे, बी सी माइनस बी आर, अब प्लस ये 7 रहेगा और ये 6 उधर गया तो -6 हो जाएगा, ठीक है। अब इस बी आर को इधर ले आइए तो बी आर इधर आ जाएगा, तब ये बी आर प्लस बी आर, और ये बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है 5, और ये क्या हो गया 7 माइनस 6 कितना हो गया 1, और बी आर 2 बी आर इज इक्वल टू 6, 2 से 6 गया 3 बार में, तो बी आर का वैल्यू कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बी आर जो है पीबी के बराबर है ना, सिंस बी आर इज इक्वल टू पीबी, ठीक है, और बी आर है 3 सेंटीमीटर, तो पीबी भी क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ AP is equal to AB plus PB, AP is equal to AB plus PB, तो AB का लेंथ कितना है 6, PB का लेंथ हम लोग कितना निकालें 3, तो 6 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो फाइनल आपका AP का आंसर कितना है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कोई टफ नहीं था। देखिए अभी तक हम लोग 25 सवाल कर चुके हैं, 25 सवाल में एकमात्र क्वेश्चन आपका 24 ही हमको दिखा थोड़ा सा टफ, क्योंकि इसमें इक्वेशन ऑफ सर्कल का कंसेप्ट आ गया, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन ठीक ठाक था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से अटेम्प्ट करेंगे, इस टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का क्वेश्चन जो बच गया है आप लोग का, कुछ क्वेश्चन और भी ढेर सारा है, उस सब क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में कवर, नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इसको कवर कर लीजिए।